Now we are going to read the lesson number 2, Pakistan Zindabad. Karachi, August 7, 1947. A shining silver aircraft circled over the airport at Maripur and came smoothly into land, watched by a vast excited crowd. कराची 7 अगस्त सन 1947। एक चमकते हुए रुपहली रंग के हवाई जहाज ने माड़ीपुर के हवाई अड्डे पर चक्कर लगाया और उतरने के लिए आराम से नीचे आया। इसे एक बहुत बड़ा जोशीला हजूम गौर से देख रहा था। First to step out of the aeroplane was a tall and very dignified elderly man wearing a pure white शेरवानी। हवाई जहाज से पहले कदम बाहर रखने वाला एक लंबा और बहुत पुरवकार बड़ी उम्र का आदमी था जिसने बिल्कुल सफेद शेरवानी पहनी हुई थी। As soon as he appeared, the whole crowd roared with one voice, Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad। जूं ही वो नमूदार हुआ, सारे हजूम ने एक ही आवाज के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। And every man pushed forward to welcome him, to get as close to him as possible, to see him clearly। हर शख्स ने इतना करीब होने के लिए जितना मुमकिन था इसे साफ तौर पर देखने के लिए, ताकि इसे खुश आमदेद कह सके, दूसरों को आगे धकेला। For here was their great leader, the Qaid-e-Azam, the originator and first Governor General of their new country। क्योंकि यहाँ इनका अजीम रहनुमा कायद-ए-आज़म इनके नए मुल्क का बानी और पहला गवर्नर जनरल था। Here home with them at last was the leader who had won Pakistan for them, मोहम्मद अली जिन्ना। आखिरकार यहाँ इनके पास घर में इनका रहनुमा मोहम्मद अली जिन्ना था जिसने इनके लिए पाकिस्तान हासिल किया था। As he drove through the great sea of people that stretched from the airport to the city, through all the cheers and tears of joy and the never ceasing cries of Pakistan Zindabad, the Qaid-e-Azam gave no sign of his feelings। जब वो लोगों के इस बड़े समंदर में से मोटर में सवार होकर गुजरे जो हवाई अड्डे से शहर तक फैला हुआ था, इन सारी तालियों और खुशी के आंसुओं और पाकिस्तान जिंदाबाद के ना थमने वाले नारों के दरमियान कायद-ए-आज़म ने अपने एहसासात का कोई निशान जाहिर न किया। He rarely did so। वो शाज़ो नादिर ही ऐसा किया करते थे। If he felt pride or joy in what he had done, he did not let anybody see it। जो कुछ इन्होंने किया था वो अगर इस पर फख्र या खुशी महसूस करते तो किसी शख्स को इसे ये मालूम नहीं होने देते थे। Through all the excitement of those first days in the life of the young nation, the man who had made it possible remained calm, serious and even severe। इस नौजवान कौम की जिंदगी के इन पहले पहले दिनों के सारे जोश व खरोश के दौरान वो शख्स पुरसकून, संजीदा और दृष्ट भी रहा जिसने इसे मुमकिन बनाया था। Perhaps he was thinking of the millions of people who had become homeless when India and Pakistan became separate countries। शायद वो उन लाखों लोगों के बारे में सोच रहे थे जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुमालिक अलग अलग बनने पर बेघर हो गए थे। Perhaps he was thinking of the thousands who were being attacked and killed on the roads and railways as they tried to reach their homeland। शायद वो इन हजारों लोगों के बारे में सोच रहा था जिन पर सड़कों पर और रेलवे में हमले हुए और वो मारे गए जब उन्होंने अपने वतन पहुंचने की कोशिश की। There was much in those days of violence to sadden Jinnah, who was a man of very strong feelings, although he rarely showed them। इन दिनों बहुत तशद्दुद हुआ जिसने जिन्ना को गमगीन बना दिया,
जो बड़े कवी एहसासात के मालिक थे, अगरचे वो शाज़ो नादिर ही इनका इजहार किया करते थे। Yet those who were close to him on Independence Day saw for a few moments a happier man. ताहम योम आज़ादी पर जो लोग इनके करीब थे, इन्होंने चंद लम्हों के लिए इन्हें ज्यादा खुश देखा। Once he went to a balcony of the government house where he could see without being seen, and as he looked down on the crowds still cheering in the streets outside, he smiled. एक दफा वो गवर्नमेंट हाउस के एक बाला खाने पर गए जहां दूसरे लोगों को दिखाई दिए बगैर वो इन्हें देख सकते थे, और इन्होंने नीचे हजूम को देखा जो अब भी बाहर बाजारों में तालियां बजा रहा था, तो वो मुस्कुराए। In this smile could be seen the warm-hearted man behind the stern कायद-ए-आज़म। इस मुस्कुराहट में दृष्ट कायद-ए-आज़म के पीछे रहम दिल शख्स देखा जा सकता था। Muhammad Ali Jinnah was at this time tired and far from well, but he had the satisfaction of knowing that the greater part of his work was done. मोहम्मद अली जिन्ना इस वक्त थके हुए और बहुत बीमार थे, मगर ये जानकर इन्हें इत्मीनान था कि इनके काम का ज्यादातर हिस्सा सर अंजाम पा चुका था। By the force of his determination and leadership, a people who had once been a small defeated group with little to hope for in an empire ruled by a foreign power had become the greatest of Muslim states and the fifth largest nation in the world. इनके पुख्ता इरादे और क़यादत की बदौलत वो कौम जो कभी एक छोटा सा शिकस्त खुर्दा ग्रोह था और जिसे एक गैर मुल्की कौम की हुकूमत में कोई उम्मीद नहीं रही थी, सबसे बड़ी इस्लामी रियासत और दुनिया की पांचवी बड़ी कौम बन गई थी। 70 million people who once had no country to call their own had overnight become a nation with great ideals and a great faith. 7 करोड़ लोग जो पहले किसी मुल्क को अपना नहीं कह सकते थे, रातों रात बुलंद मकासद और पुख्ता ईमान वाली कौम बन गए थे। A few days after he landed in Karachi, Muhammad Ali Jinnah told his people, "You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan." कराची में उतरने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने लोगों से कहा, आप आज़ाद हैं, आपको अपने मंदिरों में जाने की आज़ादी है, आपको अपनी मस्जिदों में या पाकिस्तान की इस रियासत में किसी भी इबादत गाह में जाने की आज़ादी है। You may belong to any religion or caste. We all are citizens and equal citizens of one state. आप किसी भी मजहब या जात से ताल्लुक रखते हो, हम सब एक ही रियासत के शहरी और बराबर के शहरी हैं। He was, of course, reminding them of the Prophet's teaching that all men are equal in the eyes of God. अलबत्ता वो इन्हें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम याद दिला रहे थे कि अल्लाह ताला की नजरों में सब इंसान बराबर हैं। It was at Lahore in March 1940 that the Muslim League took the decision that split India into 2 nations. मार्च 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग ने वो फैसला किया जिसने हिंदुस्तान को 2 कौमों में बांट दिया। They agreed not to accept any plan for India, which failed to give the Muslims an independent state in those parts of India where there were more Muslims than Hindus, such as East Bengal
and the Northwest. इन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि वो हिंदुस्तान के लिए कोई ऐसा मंसूबा कबूल नहीं करेंगे जो मुसलमानों को हिंदुस्तान के इन हिस्सों में एक खुद मुख्तार रियासत देने में नाकाम रहे, जहां हिंदुओं की निस्बत मुसलमान ज्यादा हैं, जैसा कि मशरकी बंगाल और शुमाली मगरबी हिस्सा। द इंडियन न्यूज़पेपर्स कॉल्ड दिस द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। हिंदुस्तानी अखबारों ने इसे करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया। द नेम पाकिस्तान was invented in 1933 by Chaudhry Rahmat Ali, a Cambridge student who spent his life fighting for the idea. पाकिस्तान का नाम 1933 में चौधरी रहमत अली ने इजाद किया, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक तालिबे इल्म थे और जिन्होंने अपनी सारी उम्र इस नजरिए के लिए जिद्दोजहद की। पाकिस्तान, he wrote, is both a Persian and an Urdu word. इन्होंने लिखा, पाकिस्तान उर्दू और फारसी दोनों जुबानों का लफ्ज है। It means the land of the Paks, the spiritually pure and clean. इसका मतलब है पाक लोगों की सरजमीन जो रूहानी तौर पर पाक और साफ हैं। Think 100 times before you take the decision, Jinnah told the League at Lahore. But once the decision is taken, stand by it as a one man. फैसला करने से पहले आप 100 मर्तबा सोचें, जिन्ना ने लीग को लाहौर में बताया। मगर जब एक बार फैसला हो जाए तो इस पर फर्द वाहिद की तरह डट जाओ। It was just because the Muslims did stand by their decision that the Qaid was right when he declared, "No power on earth can prevent Pakistan." मुसलमान अपने फैसले पर डट गए, इसीलिए कायदे आज़म ने जब ये ऐलान किया तो वो ठीक था। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान के कयाम को नहीं रोक सकती। Congress leaders spent most of the Second World War in prison on account of their mass civil disobedience plan against India's declaration of war. कांग्रेस के रहनुमाओं ने हिंदुस्तान के ऐलान जंग के खिलाफ अपनी हमागीर सिविल नाफरमानी के मंसूबे के सबब दूसरी आलमी जंग का ज्यादातर हिस्सा जेलों में गुजारा। During this time, Jinnah was won over almost all the Muslims. जिन्ना ने इस अरसे के दौरान तकरीबन सब मुसलमानों को अपने साथ मिला लिया। When he was not traveling from place to place, speaking to huge meetings, he spent all his time at his desk writing to Muslim League workers in all parts of India. जब उन्होंने बड़े बड़े जलसों से खिताब करने के लिए जगह जगह का सफर ना करना होता तो वो अपना सारा वक्त हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले मुस्लिम लीगी कारकुनों को खत लिखने के लिए मेज पर गुजारते थे। He even found time to start a newspaper which he called Dawn. इन्हें एक अखबार शुरू करने के लिए भी वक्त मिल गया जिसे वो डॉन कहते थे। As most newspapers in India were owned by the British or the Hindus, the Muslims welcomed a paper of their own. चूंकि हिंदुस्तान में ज्यादातर अखबारात अंग्रेजों या हिंदुओं की मलकियत थी, मुसलमानों ने अपने एक अखबार को खुश आमदीद कहा। Throughout the war years, he was a very sick man, but he refused to take his doctor's advice to take rest. जंग के सालों के दौरान आप बहुत बीमार रहे, मगर इन्होंने अपने डॉक्टर का आराम करने का मशवरा कबूल करने से इनकार कर दिया। I have work to do, he would always say. आप हमेशा कहा करते थे, मुझे काम करना है। Lord Mountbatten was sent to India as Viceroy.
with orders to find a way of handing over the government. लॉर्ड माउंटबेटन को हिंदुस्तान का वायसराय बनाकर भेजा गया ताकि हुकूमत हवाले करने का कोई रास्ता तलाश करे. दिस वॉज इन मार्च 1947. ये मार्च 1947 का वाकया था. बट ऑलरेडी द कंट्री वॉज ऑन द वर्ज ऑफ सिविल वॉर. मगर पहले मुल्क खाना जंगी के किनारे पर पहुंच गया था. Muslims and Hindus were killing each other, and angry crowds were stealing and destroying property. मुसलमान और हिंदू एक दूसरे को हलाक कर रहे थे और गुस्से से बिफरे हुए हजूम जायदाद चुरा और तबाह कर रहे थे. The government was divided and powerless, and the British officers were eager to leave a country where they were no longer wanted. हुकूमत में इख्तिलाफ था और बेख्तियारी थी और बरतानवी अफसर इस मुल्क को छोड़ने के ख्वाहिशमंद थे जहां अब इनकी जरूरत नहीं रही थी. Mountbatten quickly decided that India must be divided into two states and at once. माउंटबेटन ने जल्द ही फैसला किया कि हिंदुस्तान को फौरन दो हिस्सों में तकसीम कर देना चाहिए और फौरन. He announced that the British would leave by August 15, 1947 and hand over their powers to the new states of Pakistan and India. इसने ऐलान किया कि 15 अगस्त सन 1947 तक बरतानिया चला जाएगा और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की नई मुमलिकतों को इख्तियारात दे दिए जाएंगे. फॉर जिन्ना इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री. जिन्ना के लिए ये एक बहुत बड़ी फतह थी. द कायद वॉज over 70, worn out with his lifetime of struggle and by his growing illness. कायद आज़म की उम्र 70 साल से ऊपर थी. जिंदगी भर की जिद्दोजहद और बढ़ती हुई बीमारी की वजह से थक चुके थे. The last year of his life was made sad by the fate of Kashmir, the K in Pakistan. इनकी जिंदगी का आखिरी साल कश्मीर पाकिस्तान में का की तकरीर ने अफसरदा बना दिया. The news that a Hindu Maharaja was taking his Muslim subjects away from Pakistan, the nation to which they certainly wanted to belong, was a fearful blow to him. ये खबर कि एक हिंदू महाराजा अपनी मुसलमान रियाया को पाकिस्तान से दूर ले जा रहा है, यानी जिस कौम के साथ वो यकीनन अपना ताल्लुक रखना चाहते थे, ये इनके लिए एक खतरनाक चोट थी. बट बाय नाउ ही वॉज टू वीक एंड टू टायर्ड टू फाइट एनी मोर. लेकिन इस वक्त तक वो इस कदर कमजोर और थके हुए थे कि मजीद जिद्दोजहद जारी ना रख सकते थे. A dying man. Once again he flew to Karachi, but this time there were no crowds to greet him. हालत मर्ग में एक बार फिर वो हवाई जहाज के जरिए कराची पहुंचे, लेकिन इस दफा आपको खुश आमदेद कहने के लिए कोई हजूम नहीं थे. He had always kept the news of his illness to himself. उन्होंने हमेशा अपनी बीमारी की खबर अपने आप तक ही रखी. That night he left his people and they buried him in the heart of the city where he was born, in the heart of the nation he had made. इस रात वो अपने लोगों से रुखसत हो गए और इन्होंने आपको इस शहर के वस्त में दफन कर दिया जहां वो पैदा हुए थे, इस कौम के दिल में
जो उन्होंने तख्लीक की थी. So here we have finished the lesson now. Now we are going to start the question answers. The question number 1 is, who was the first Governor General of Pakistan? The answer is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was the first Governor General of Pakistan. Question number 2, who was the last Viceroy of India? Answer is Lord Mountbatten was the last Viceroy of India. Question number 3, when and where was the Pakistan Resolution passed? The answer is the Pakistan Resolution was passed by the Muslim League at Lahore on March 23rd, 1940. Question number 4, state briefly what the Pakistan Resolution decided. The answer, the Pakistan Resolution decided not to accept any plan for India which failed to give the Muslims an independent state in those parts of India where there were more Muslims than Hindus. Question number 5, how large was the population of Pakistan when it became independent? The population of Pakistan was about 70 million when it became independent. Question number 6, where is the tomb of the Quaid-e-Azam? The answer is the tomb of the Quaid-e-Azam is in Karachi. The part B in the exercise, choose the right one. When Pakistan became independent, it was the options are number A, greatest of the Muslim states, number B, fifth largest nation amongst the Muslim states, and the number C is second largest of the Muslim states. So the answer is greatest of the Muslim state. The answer is A. Number 2, at the time of independence, the population of Pakistan was number 1, 60 million, B part 50 million, and the C is 70 million. So the right option is C, 70 million. Number 3, the first Governor General of Pakistan was number A, Lord Mountbatten, number B, Liaquat Ali Khan, and the number C, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. The right option is C, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Number 4, the Pakistan Resolution was passed on, A is 14th August, B 11th September, and the C is 23rd March. So the right option is C, 23rd March. Number 5, the last Viceroy of India was, A option is Lord Curzon, B Lord Mountbatten, and the C option is Lord Clive. So the right option is B, Lord Mountbatten.